my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So students, as you can see in the slide, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. But in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. So students, in our previous video lecture, we have discussed how the idea of nation state and spirit of nationalism emerged in the people of France for the first time. And due to the French Revolution only, फ्रांस का जो स्ट्रक्चर था ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल रूल या किंग रूल से बदलकर डेमोक्रेटिक हो गया था. बट जैसा आपने पढ़ा था 9th क्लास में अपनी फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर में, दैट फ्रांस को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना इतना आसान नहीं था. एंड बहुत सारे स्ट्रगल के बाद फ्रांस लुई 16 के रूल से हटकर डेमोक्रेटिक रूल में बदला था. एंड स्टूडेंट्स, पहले की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में डिवाइडेड थी. एंड लुई 16 वहाँ के मोनार्क या यू कैन से रूलर थे, किंग थे. उसके बाद लुई 16 के जाने के बाद रॉबेस्पियर, मैक्समिलियन आए. उन्होंने जैकोबिन क्लब चलाया एंड उसके बाद कुछ ऐसे रिफॉर्म्स वो लेकर आए जो फ्रांस में लोगों के लिए बहुत ही स्केरी थे, जैसे कि गिलोटाइन करने की प्रैक्टिस. एंड तभी उनके पीरियड को रेन ऑफ टेरर भी कहा गया था. इनके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी बनी जहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहते थे. एंड इसी चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए जो फ्रांस के मिलिट्री जनरल थे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने एंट्री ली और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो फ्रांस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कराई थी उसे हटाकर नेपोलियन ने वहाँ अपने आप को फ्रांस का डिक्टेटर घोषित कर दिया और वहाँ पे डिक्टेटरशिप लागू करवा दिया. बट एक चीज़ स्टूडेंट जो नेपोलियन ने सबसे अच्छी की थी वो थी अपने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मजबूत कराना, जिससे कि उनके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए एंड वो सोशली पॉलिटिकली भी डेवलप्ड रहे. और ये सब बदलाव उन्होंने अपने सिविल कोड में मेंशन करे हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था एंड क्या क्या इसमें लिखा हुआ था. सो एज यू कैन सी इन द स्लाइड, द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड. स्टूडेंट्स, इस सिविल कोड को हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये नेपोलियन द्वारा दिया गया था. नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे फ्रांस में. ऑल ओवर द यूरोप वो अपना सारी चीज़ों को कॉन्कर करना चाहते थे, अपनी पावर को इस्टेब्लिश कराना चाहते थे, अपने एम्पायर को बड़ा बनाना चाहते थे. सो स्टूडेंट, इसी के चलते उन्होंने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को मजबूत कराने की बात की. वैसे तो स्टूडेंट्स, नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करा दी थी एंड अपना रूल या यू कैन से अपनी डिक्टेटरशिप लागू करा दी थी. बट इसके बावजूद भी नेपोलियन बोनापार्ट अपनी कंट्री एंड ऑल ओवर द यूरोप में एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी मॉडर्नाइज्ड बनाना चाहते थे, जिससे कि उनके देश की ग्रोथ इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली हो पाए एंड उनको लोगों का सपोर्ट मिले. तो उन्होंने अपने सिविल कोड ऑफ 1804 में कुछ रिफॉर्म्स या चेंजेस डिक्लेयर करे, विच आर एज फॉलोज. नंबर 1, this code did away with all privileges based on birth. Number 2, established equality before the law. Number 3, secured the right to property. So students, नेपोलियन ने सबसे पहले जो स्टेप लिया वो था एबॉलिशमेंट ऑफ प्रिविलेजेस बाय बर्थ. एबॉलिश मतलब ख़त्म कराना. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स. 3 स्टेट्स में बटी हुई थी फ्रेंच सोसाइटी. एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट होते थे क्लर्जी एंड नोबल्स के, उनको बाय बर्थ
प्रिविलेजेस या यू कैन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती थी, जैसे कि टैक्स पे ना करना, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना एक्सेट्रा। बट ऑन द अदर हैंड जो थर्ड स्टेट थी वो सबसे ज़्यादा सफ़रर रही थी फ्रेंच सोसाइटी में। उन्हें टैक्स पे करने पड़ते थे, किंग के एक्सप्लॉयटेशन को झेलना पड़ता था एंड व्हाट नॉट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल विच यू कैन रिलेट विद ईजिली। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें भी कास्ट सिस्टम या वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जो सबसे अपर मोस्ट स्ट्रेटा है या क्लास है या यू कैन से रैंक है वो ब्राह्मण्स की है, एंड जो सबसे लोअर कास्ट कहलाती है वो शूद्रास की है, एंड इन बिटवीन आर क्षत्रिय एंड वैश्या। तो जैसे ब्राह्मण्स को अपर कास्ट माना जाता है, बाय बर्थ प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड रहती है, उसी टाइप से अगर हम रिलेट करें तो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को भी सारी प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे। सो इसी के चलते फ्रांस में इनइक्वालिटी थी, इसलिए जो सबसे पहला काम नेपोलियन ने किया था वो था इन इक्वालिटीज़ को ख़त्म कराना, इन प्रिविलेजेस को एबॉलिश कराना, क्योंकि जो उनका सेकंड पॉइंट आता है सिविल कोड में वो आता है इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सो दैट्स वाई जो नेपोलियन थे वो बिलीव रखते थे इक्वालिटी बिफोर लॉ में। उनके लिए ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। एंड उन्होंने तीसरी जो पॉइंट अपनी सिविल कोड में रखी वो थी राइट टू प्रॉपर्टी की बात पे फोकस किया। ज़मीन या प्रॉपर्टी सिक्योर रहनी चाहिए, सब मिलजुल के रहे, इक्वल राइट्स एंजॉय करें, यही नेपोलियन का मानना था। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ और पॉइंट सिविल कोड में नेपोलियन ने बोले थे, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। नंबर 4, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम and freed peasants from serfdom and manorial dues. Number 5, transport and communication systems were improved and guild restrictions were removed. Number 6, businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measure so that a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. So students, नेपोलियन ने वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी सिंप्लीफाई करा दिया, एंड फ्यूडल सिस्टम जो होता था जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे वो अपने अंडर सर्व्स रखते थे। सर्फ मीन दास या यू कैन से नौकर, पीजेंट टाइप जो होते थे उनको रखते थे अपने अंडर, उनसे काम लेते थे अपनी फील्ड्स पे, एंड इन रिटर्न ये जो पीजेंट्स होते थे ये लैंडलॉर्ड्स या मैनर को टैक्स पे किया करते थे, जिसे हम मेनोरियल ड्यूज कहते हैं। सो ये सारा कुछ नेपोलियन ने ख़त्म करा दिया एंड पीजेंट्स को इन सब एक्सप्लॉयटेशन से आज़ाद करा दिया। इसके साथ साथ नेपोलियन ने यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर की बात करी, कॉमन करेंसी की बात करी, विच मीन्स अगर आप आटा लेने जा रहे हो शॉप पे तो हर रीजन में आपको सेम वेट करके ही सेम रेट पे सामान दिया जाए विदाउट एनी चीटिंग और फ्रॉड। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नेपोलियन ने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को एफिशिएंट कराना चाहा, एंड इवन जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थी, गिल्ड मतलब एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, जिस पे रोक लगी हुई थी कि सारे मर्चेंट एक साथ ट्रेड नहीं करे, एक साथ बार्गेन ना करे, नेगोशिएट ना करे, तो इन सारी रोक पे, रिस्ट्रिक्शंस पे भी रिमूवल हो गया एंड फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, जिससे कि कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो इंक्रीज हो गई। And in many places such as Holland, Switzerland, Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. So students, harbinger मतलब जिसने for the first time वो चीज़ स्टार्ट करी हो, एक तरीके से you can say क्रिएटर और ओरिजिनेट करने वाला किसी चीज़ को। तो इन सारी कंट्रीज़ ने फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम किया कि ये एक जीतते जागते लिबर्टी का, आज़ादी का उदाहरण है। बट स्टूडेंट्स, ये सारी एक्साइटमेंट, सपोर्ट
बहुत जल्दी हॉस्टिलिटी में बदल गया, नफ़रत में बदल गया कुछ कारणों की वजह से। चलिए स्लाइड में पढ़ते हैं कि ऐसा क्या रहा जिससे कि लोगों ने जो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया था वही लोग इसके अगेंस्ट हो गए थे। तो चलिए स्लाइड में देखिए। बट ऑल दिस सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom, as it has increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of the Europe. So all these measures seem to outweigh the advantages of the administrative changes. So students, नेपोलियन ने जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लागू किया था वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को एक्सपैंड एंड पावरफुल कराने के लिए ही किया था। एंड कुछ ऐसे मेजर्स जैसे कि आपने पढ़े अभी स्लाइड में, जैसे कि टैक्स के रेट बढ़ा दिए सो दैट इकोनॉमी ग्रो कर सके, बिकॉज आर्मी को पावरफुल बनाने के लिए वेपन्स देने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न सेंसरशिप, विच मीन्स मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे नज़र रखना, मॉनिटर करना, रोक लगाना कि कोई ऐसा कुछ पब्लिश ना करे जो नेपोलियन के अगेंस्ट हो। सो बेसिकली वी कैन से फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक लगा देना। एंड लास्टली फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, जैसा हमने नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में वर्ड पढ़ा था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, वैसे ही फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन है विच मीन्स ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कराना एंड वॉर पे भेज देना, वेदर दे आर एक्सपीरियंस्ड और वेदर दे आर नॉट। सो ये सारे रीजंस की वजह से जो और कंट्रीज़ के लोग थे जो पहले तो इनको सपोर्ट कर रहे थे, हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी मान रहे थे फ्रेंच आर्मीज़ को, सून वही लोग इनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उन लोगों को लगने लगा कि ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है नेपोलियन का, ये बहुत ही अनफेयर है एंड लिमिटेड है फ्रांस की ग्रोथ को लेकर ही, जो उनके पॉलिटिकल नीड्स को सप्रेस करा रहा है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रही है। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट डाउन। So that's all for today's video. I hope you have enjoyed today's video lecture. If you did so, then do subscribe to my channel. Hit the like button, press the notification bell. I will see you in the next video. Till then, take good care of yourself. Bye bye.